Let us now talk about the setting of the poem Go and Catch a Falling Star by John Donne. Now, in this poem, as we have read it, we see that two worlds exist side by side in this poem. ये पोएम में दो तरह के वर्ल्ड्स यानी संसार साइड बाय साइड चलते हैं. कौन से? द वर्ल्ड ऑफ मैजिक. पहली जो फर्स्ट वर्ल्ड इज ऑफ मैजिक मीन्स जो आपकी कल्पना लोक की दुनिया है, वेयर अ गिफ्टेड एक्सप्लोरर माइट इंडीड हियर. कौन कौन सी इमेजेस यूज़ करी हैं? मैजिकल, मरमेड सिंगिंग. ओके, दिस द इमेज ऑफ मरमेड बिलोंग्स टू द इमेजिनरी वर्ल्ड, द फेरी टेल वर्ल्ड. और दूसरा है डाउन टू अर्थ वर्ल्ड यानी जो वास्तविक दुनिया है, द डाउन टू अर्थ वर्ल्ड ऑफ नेक्स्ट डोर वेयर थिंग्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम मैजिकल. तो यहाँ पे दो दुनिया साथ साथ डिपिक्ट की है, एक है काल्पनिक और एक है वास्तविक. द वर्ल्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा इज पॉपुलेटेड विद इमेजिनरी और मैजिकल इमेजेस. एज आई टोल्ड यू, कौन कौन सी हैं वो इमेजेस? लाइक मैंड्रेक रूट, ये भी जादुई दुनिया से वास्ता रखती हैं. देन वी सी द सिंगिंग मरमेड्स. कल बताया था ना, मरमेड्स यानी जल परियाँ, ये भी वास्तव में नहीं होती हैं. किसने देखी? ये सब कल्पना लोक की कथाएं हैं. एंड द डेविल हिमसेल्फ, तीसरी जो इमेज थी वो थी डेविल की. ये सब कहाँ से आती हैं? एक काल्पनिक दुनिया के रूप में दिखती हैं. नाउ द पोएम इट रेंजेस फ्रॉम द स्काई टू डीप अंडरग्राउंड. पोएम शुरू कहाँ से होती है? स्काई से. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. और जब हम डेविल की बात करते हैं तो दूसरी दुनिया आ जाती है, द अंडरग्राउंड वर्ल्ड ऑफ हेल. डेविल कहाँ रहता है? हेल, नीचे पाताल लोक में. टेकिंग इन द ओशन ऑन इट्स वे, और बीच में जो है समुद्र का भी जिक्र है क्योंकि जल परियाँ आ रही है, मरमेड्स. तो द पोएम रेंजेस राइट फ्रॉम द स्काई टू डाउन टू अर्थ हेल. There is a sense of great scope and scale in this world. A person would have to write 10,000 days. इसमें पोएट ये क्लियर करता है कि ये जो दुनिया है विशाल है, जो परिलोक की दुनिया है, जो काल्पनिक दुनिया है, इसका कोई अंत नहीं है. इसलिए वो यहाँ पे अतिशयोक्ति यूज़ करता है. आई टोल्ड यू हाइपरबोल. क्या वर्ड यूज़ किया है? राइड 10,000 days and nights टू सी इट ऑल. यानी अगर आपको ये पूरी दुनिया को घूमना है तो 10,000 days and nights. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल. While the first stanza presents the magic world as a place of impossibilities, पहले stanza में हम देखते हैं सारा magical world है. Second also plays a complicated trick with the same idea. स्पीकर जो है आपका, जो राइटर है डन, मैंने बताया है मेटाफिजिकल है, इसलिए यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल जो वर्ड आता है विट, इसलिए जो भी आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं बहुत लॉजिकल हैं. तो सेकेंड स्टैंजा वी सी द स्पीकर इमेजिन्स दैट हिज लिसनर माइट एक्चुअली बी एबल टू मेक द फेरी टेल डिस्कवरीज ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. बट अब ये हमारे समझने की बात है कि सरफेस लेवल के जो ऊपर से दिखने वाला जो मीनिंग है उसके नीचे अंडरलाइज अ बिगर पॉइंट. आपको पहले भी बताया ये सारी इमेजेस जो हैं पोएट ने क्यों यूज़ करी है? टू असर्ट एंड सपोर्ट हिज ओन बिलीफ दैट इवन एन एन्चेंटेड वर्ल्ड कांट प्रोड्यूस अ फेथफुल वुमन. सो दिस brings us back to the real world. और हम कल्पना लोक की दुनिया से वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं. रियल वर्ल्ड में क्या है? वेयर द स्पीकर इज सिटिंग इन अ नॉर्मल हाउस. लास्ट में हम देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल हाउस है एंड अ नॉर्मल स्ट्रीट है, एंड वुड नॉट इवन गो
so far as down the block to meet a supposedly virtuous woman. लास्ट में हम देखते हैं कि अगर नेबरहुड में, पास के मकान में भी अगर कोई फेथफुल वुमन है तो जो पोएट है वो मिलने नहीं जाएगा. तो एकदम आपके इमेजिनरी वर्ल्ड से ही ब्रिंग्स यू बैक टू द रियल वर्ल्ड विच इज जस्ट ऑपोजिट टू द इमेजिनरी वर्ल्ड. So this is the setting of the poem. Now let us talk a little about the form of the poem. We see that there is a musical quality in the poem. You must have felt the musical quality of the poem, and there is a melodic rhythm. जैसा आपको बताया था, इस पोएम का एक्चुअल टाइटल क्या है? सॉन्ग. So this poem has the musical quality, melody or rhythm like a song. There are 3 9-line stanzas. हमने पढ़ी है ना पोएम. इसमें 3 stanzas हैं और हर stanza में कितनी लाइन्स हैं? 9. और जो सारी लाइन्स हैं they have the same rhyme scheme and meter. We'll talk about rhyme scheme and meter also. So the 3-part structure जो हमने देखा है, 3 stanzas इसके structure के हैं. They sound like an essay also. The arguments put up in these stanzas are like you are writing an essay. He is trying to establish his major point. In the first stanza we see that fidelity is as real as a mermaid. Poet is trying to establish that जैसे मरमेड जल परी काल्पनिक होती हैं, वैसी द फिडिलिटी, किसी भी लेडी में स्थिरता भी उतनी ही काल्पनिक होती है. अगेन इन द सेकेंड स्टैंजा ही प्रोवाइड्स अ काउंटर पॉइंट, लाइक इवन इफ यू कुड फाइंड अ मरमेड, आपको जल परी मिल भी जाए, लेकिन क्या इम्पॉसिबल है? टू फाइंड अ फेथफुल वुमन. एंड फाइनली इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट्स काउंटर पॉइंट इज इफ यू डिड फाइंड अ फेथफुल वुमन, अगर आपको फेथफुल वुमन मिल भी जाए तो लास्ट लाइन में वो क्या बोलता है? शी वुड नॉट स्टे फेथफुल. जब तक मैं उससे मिलने जाऊंगा उसने 1 या 2 या 3 पुरुषों को धोखा दे दिया होगा. सो दिस इज हाउ द पोएट यूजेस द फॉर्म ऑफ द पोएम टू एस्टैब्लिश हिज मेजर पॉइंट.